चलेगा। तो आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो है जेनेटिक्स का, और 20 क्वेश्चंस डील करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल से भी रिलेट करने वाला चैप्टर है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कहीं ना कहीं कवर होती है, ठीक है। तो इवन दो कि इवोल्यूशन का भी कुछ हिस्सा आपके पास यहाँ पर कवर होगा। चलिएगा, तो पहला डील करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि प्यूरिन कौन से इनमें से। तो पहली ऑप्शन है आपके पास साइटोसिन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास दैट इज अ यूरेसिल, थर्ड ऑप्शन है थायमिन और फोर्थ ऑप्शन है एडेनिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल में भी आपने डील किया होगा, नाइन्थ ऑनवर्ड आपके पास ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि प्यूरिन और और जो पायरिमिडिन है वो कौन से होते हैं। तो चलिए आंसर बताइएगा। यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर बताने की ट्राई करिएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्यूरिन है। सर थायमिन एंड एडेनाइन। थाइमिन एंड एडेनाइन, ओके। ये आपके अकॉर्डिंगली प्यूरिन है, ओके। चलिएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, जो पायरिमिडिन होते हैं वो आपके पास तीन है, ठीक है। एक होता है साइटोसिन, सेकंड आपके पास दैट इज थायमिन, एंड थर्ड होती है आपके पास यूरेसिल, ठीक है। वन इज अ साइटोसिन, सेकंड थायमिन एंड थर्ड इज यूरेसिल, ये पायरिमिडिन है, ठीक है। और जो आपके पास प्यूरिन्स होते हैं वो एक होती है आपके पास एडेनिन, ठीक है जी, और एक होती है आपके पास ग्वानिन, ठीक है। ये दो आपके पास रहेंगे, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको हम कहते हैं दैट इज प्यूरिन है। और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल ये आपके पास पायरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है। अब ढूंढ के देखिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए एक बार। सर ऑप्शन एडेनाइन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप फिर से ध्यान करिए। ये देखिए, ये आपके पास है दैट इज पायरिमिडिन्स, दैट इज CTU, ठीक है। दैट इज साइटोसिन, सेकंड आपके पास थायमिन, थर्ड आपके पास यूरेसिल, ये तीनों के तीनों आपके पास में पायरिमिडिन है। तो ये बताइए कि प्यूरिन कौन सा है। सर ऑप्शन डी एडेनाइन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ध्यान कर लो, देखो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हमें लगता है कि सब कुछ डिफिकल्ट पूछता है एग्जामिनर, लेकिन कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। तो भूलना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर इज। देखिए, पूछता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। पहली ऑप्शन दी हुई है दैट इज दी पेप्टाइड लिंकेज है, सेकंड आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, थर्ड आपके पास एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और फोर्थ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर से मैं कहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए कि नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच में आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है। देखिए, पेंटोज शुगर दो तरह की होती हैं, ये आपने पढ़ी होगी, एक डिऑक्सी राइबोज और दूसरी राइबोज शुगर होती है, ठीक है। चलिएगा, तो आपको ये बताना है सिर्फ कि कोई पेंटोज शुगर हो, चाहे वो डिऑक्सी राइबोज हो चाहे वो राइबोज शुगर हो, वो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस से जब अटैचमेंट करती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। और कोई। देखिए, फिर से एक बार ट्राई करिए, सोचिए समझिए, क्योंकि देखिए आंसर आपके सामने पड़े होंगे, लेकिन हो सकता है आप गलत कर दें। पहली चीज देखो, पहली ऑप्शन को देखते हैं। मान लेते हैं आप ये कहें कि पेप्टाइड लिंकेजेस हो सकती हैं। देखिए, पेप्टाइड लिंकेजेस किसके बीच में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं, एक बार ये बताओ कि पेप्टाइड लिंकेजेस किसके बीच में बनती हैं। अमाइनो एसिड्स। यस। अमाइनो एसिड, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइन करता है तभी तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। चलिए, दूसरा देखते हैं, आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बात करता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनेगा, बताओ। सर जब शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड दैट इज अ फॉस्फेट जो है वो आपके पास लिंक करती हुई नजर आए, तभी ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर क्या आपको लगता है होना चाहिए, दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ या ना।
देखो लिख रहा है ना, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो फॉस्फोडाइस्टर होता है। मीन भाई आपके पास ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछा गया है नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच का बॉन्ड पूछा हुआ है। अब देखो तीसरी है, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनते हैं? वो तो नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच में ही बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रखिए, उसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? प्यूरिन्स एक, और जब वो कंबाइन करते हैं आपके पास किसके साथ में? पायरिमिडिन्स के साथ। तो पायरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे आपके पास हमने पढ़ा है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाती है, ठीक है? तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपके पास हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे साइटोसिन आपके पास ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाती है, तो वहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आंसर टोटली सही कौन सा है? दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एम आई क्लियर टू एवरीवन की आंसर क्यों आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ऐसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, गलती हो जाए तो फिर दिक्कत होगी पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, ठीक है? mRNA जो है वो डीएनए से बनता हुआ आपको नजर आता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ठीक है, पहली ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड ऑप्शन दे रखी है आपके दैट इज ट्रांसलेशन, थर्ड द रेप्लिकेशन, या नन ऑफ दीज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज? अलकू जी आप बताएंगे। Sir, A option. ए ऑप्शन ठीक है जी, बिल्कुल द ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आपका डीएनए से एमआरएनए बनती है, ट्रांसलेशन में आपके पास एमआरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, रेप्लिकेशन में हमारे पास डीएनए से डीएनए बनता है। तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो है आपके पास दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं। जब हमने पिछले बार टॉपिक्स पढ़े थे वहां पर भी मैं बताया था कि मान लीजिए आपके पास एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, और एमआरएनए से आपके पास वापस से ये पूछ लिया जाए कि डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से नेचर जो है वो आपके पास मैसेंजर आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन कर सकती है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस ज्यादातर जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके जीनोम में हमें मिलता है। जैसे एचआईवी हो गया, एचआईवी की आपके पास अगर जीनोम देखेंगे तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है, लेकिन उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि मैसेंजर आरएनए से वो वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। फिर वापस से जब ये रेप्लिकेट करेगा तो वो करेगा वायरस के अकॉर्डिंगली रेप्लिकेट, तभी जाकर आपके पास हमेशा वायरल जो प्रोजेनीज होती हैं वो बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा बनती हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देकर चलना होगा, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये समझ आ गया ना कि किस तरह से होगा? Yes, चलिए sir. एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए। द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स आर डैश इन नेचर। देखिए एक यहां से क्वेश्चन अपने आप में ही पता लगता है। देखिए कभी कभार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या नेगेटिवली चार्ज होती हैं? तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन मेनली पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन अब इनका नेचर पूछा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि नेचर कैसा होता है। क्या उनका नेचर बेसिक है, क्या उनका नेचर एसिडिक है, क्या न्यूट्रल है, या है ही नहीं उनका कुछ नेचर? दैट इज नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? Sir, option Sir, A, basic. basic. हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए दैट इज बेसिक आपके पास इनका नेचर होता है। अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास 5 तरह की हिस्टोन होती है जिसमें न्यूक्लियोसोम दैट इज सेंट्रल कोर बनाने के लिए H2A, H2B, H3 और H4 हमें चाहिए होती है, और लिंकर डीएनए जो है वो आपके पास H1 हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। याद करके चलिएगा न्यूक्लियोसोम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो याद करके चलिएगा सेंट्रल जो आपके पास पार्ट होता है दैट इज द कोर डीएनए जो बनाने का काम होता है, या कोर आपके पास रैपिंग ऑफ डीएनए करने का काम जो होता है वो आपके पास H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन्स होती हैं जो करती हैं। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अगर कनेक्ट करता है तो बताइए आपके पास कनेक्शन करने में कौन मदद करेगा? तब जाकर हम बात करते हैं कि एक और हिस्टोन आएगी जिसका नाम H1 होता है, ठीक है? तो उसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं इसीलिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे।
चलिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स फॉर अमाइनो एसिड आपके पास कितने अवेलेबल हैं? तो क्या 60 हैं, क्या 61 है, 64 है या 68 है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन बड़े आराम से। क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का देखने को मिल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स आपके पास जो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए वो कितने हैं? बताइए। क्या 60, 64। क्या 60 है, 61 है, 64 है या 68? हाँ जी, आंसर बताएंगे नेहा जी। सर 64। 64, ओके। अलकू जी? सर 64। और भी हैं, और भी जो यहाँ है, और आंसर बताने की ट्राई करिएगा एक बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और यहाँ पर गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या आपसे मेंशन कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास उन कोडोन की संख्या हमें बताइए जो अमाइनो एसिड को कोड करने में मदद करते हैं। अब देखिए होता सर क्या है, 61। 61 बिल्कुल सही, दैट इज 61। 61 कोडोन आपके पास एक्चुअली अवेलेबल हैं जो 20 अमाइनो एसिड को आपको कोड कर देते हैं। अदरवाइज 3 कोडोन तो आपके पास ऐसे होते हैं ना, वैसे तो टोटल में आके आपके कितने होते हैं, 64 कोडोन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि 3 कोडोन आपके पास किसी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दैट इज द स्टॉप कोडोन्स। तो स्टॉप कोडोन्स बेसिकली किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। क्या आपको नाम याद है कि वो उनका कोड क्या है? दैट इज UAA एक, दैट इज सेकंड, दैट इज UAG एंड थर्ड इज UGA। ये तीनों के तीनों आपके पास में एक तरह के शॉर्ट स्टॉप कोडोन्स हैं। तो स्टॉप कोडोन क्या काम करते हैं? जो आपकी ट्रांसलेशन होती है उसको स्टॉप करवाने में मदद करते हैं, और इनिशिएशन में आपके पास जो मदद करता था उस कोडोन का नाम था दैट इज AUG, जो mRNA के साथ में आपके पास कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में मदद करता है। तो AUG आपके पास कोड करती है दैट इज फॉर द मीथियोनिन। तो ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रही है, लेकिन UAA, UAG एंड UGA ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखते चलिएगा। इवन दो ये आपको बहुत आसानी से आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां अभी होना ठीक है, पेपर में मत करना ऐसी कोई गलती, ठीक है। चलिएगा अगला एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बहुत ही सिंपल, एक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर रहा है। वो इनिशियली बताइए किसने डेवलप की थी? पहली ऑप्शन है आपके पास एलेक्स जेफरी, सेकंड आपके पास है वॉटसन एंड क्रिक, थर्ड आती है आपके पास एंडोकॉप्रिक, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोटोकॉर्मोन। किसने आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनिशियली हमें बताया था? तो वो बताइए, आपको पता है क्या? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले आपके पास इनिशियली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें बताया था। वॉटसन एंड क्रिक में आपके पास में जो BDNA होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमें बताई थी, या उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बताया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो सी और डी ऑप्शन है वो आपके पास टोटली इररेलीवेंट है, तो उसको हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चले, तो यहाँ से यही चीज पता लगती है। चलिएगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास the substrate for the enzyme beta galactosidase is। हमें यह बताना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिविटी करने के लिए किस सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है? तो पहला है आपके पास ऑप्शन दैट इज मैनोज, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड लैक्टोज, फोर्थ फ्रक्टोज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अपनी एक्टिविटी करनी हो तो वो किस चीज को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा? सर लैक्टोज। लैक्टोस बिल्कुल सही, लैक्टोस। अगर आपको याद हो लैक ओपरेन मॉडल, जो नेगेटिव ओपरेन आपके पास नेगेटिव रेगुलेशन का काम करता है, वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ा था? जो आपके पास में रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो ऑपरेटर जो आपके जीन्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड कर जाती है, और जब तक वो बॉन्ड रहेगी तब तक स्ट्रक्चरल जीन आपके पास एक्टिवेट नहीं होते हैं, दैट इज ZYA। तो जो लैक्जेड जीन होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की आपके पास में प्रोसेस को कंप्लीशन कराती है, लेकिन जब तक रिप्रेसर वहां पर रहेगा तब तक बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा।
अब रिप्रेसर कैसे हटता है? तो हमने पढ़ा था कि जो लैक्टोस होता है वो एज एन इंड्यूसर होती है, और जब भी वो लैक्टोस सेल के अंदर एंटर करेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोस, और उसी एलोलैक्टोस के लिए आपके पास रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो एफिनिटी शो करती है। तो आपके पास जो रिप्रेसर होगा वो ऑपरेटर जीन से आपके पास हट जाएगा, ताकि आपके पास जो आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, वो एक्टिविटी शो कर पाए, ताकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हमें फॉर्मेशन होते हुए लैग-जेड जीन से नजर आए, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन 3 ही है हमारे पास, दैट इज लैग-जेड, वाई एंड ए। तो जो लैग-जेड जीन होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, जिसका काम है लैक्टोज को ब्रेक कर कर आपके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज की प्रोडक्शन कर देना। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपके पास सबस्ट्रेट कौन हुआ? सबस्ट्रेट हुआ आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, दैट इज अ लैक्टोज, क्योंकि वही सेल के अंदर एंटर करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द राइबोसोम्स बाइंड्स टू एमआरएनए एट। क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम के साथ एमआरएनए जो है वो आपके पास कहां पर बाइंड करता है? चलिए, तो पहली ऑप्शन है स्टॉप कोडोन पर, सेकंड ऑप्शन है एंटी कोडोन पर, थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट कोडोन पर, लास्ट ऑप्शन है दैट इज एजीजी पर। कहां पर आपके पास एक्चुअली में राइबोसोम के साथ एमआरएनए का बाइंडिंग देखने को मिलती है? बड़ा आसान सी चीज है ये, आपको बहुत आसानी से आनी चाहिए, बताइए। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो एमआरएनए के साथ बॉन्ड करती है, ठीक है, ये तो हमें मालूम है। जब तक वो बॉन्डिंग नहीं होगी ना, तब तक आपके पास इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगी, क्योंकि एमआरएनए से फर्दर आपको प्रोटीन्स बनानी है। देखिए प्रोटीन बनेगी कैसे? प्रोटीन को बनाने के लिए एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ने की जरूरत है, और हमें ये मालूम है कि सबसे पहला अमाइनो एसिड जिसकी आपके पास जरूरत पड़ती है वो मीथियोनिन है, और मीथियोनिन की आपके पास में जो जेनेटिक कोडोन है वो आपके पास स्टार्ट कोडोन कही जाती है, दैट इज अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था AUG आपके पास स्टार्टर कोडोन है, दैट इज बेसिकली कोडिंग फॉर दैट इज अ मीथियोनिन। तो मीथियोनिन आपके पास में स्टार्टिंग अमाइनो एसिड है, जब तक वो आपके पास में एक्चुअली में कहीं ना कहीं राइबोसोम के साथ अटैच नहीं करेगा, तब तक फर्दर आपके पास अमाइनो एसिड अटैच नहीं करते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि एमआरएनए में हमारे पास में कोडोन्स होते हैं, तो कोडोन तो ये है दैट इज AUG। तो एमआरएनए के साथ राइबोसोम को बाइंड करना होगा, तो AUG आपके पास एज एन स्टार्टिंग कोडोन होना जरूरी है, क्योंकि इसका एंटी कोडोन किसके पास है? दैट इज द ट्रांसफर आरएनए के पास। याद करके चलिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमआरएनए में आपके पास कोडोनिक सीक्वेंसेस होती हैं, और जो एंटी कोडोनिक सीक्वेंसेस हैं वो आपके पास ट्रांसफर आरएनए में होती हैं, दैट इज टीआरएनए में हमें मालूम है दैट इज एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर रहेगा दैट इज द स्टार्ट कोडोन। क्लियर है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इन हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट द रेडियो एक्टिव सल्फर यूज्ड वाज, ठीक है, हमें ये बताना है कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर हर्शे एंड चेज ने आप एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान में आपके पास यूज किया था, तो वो आपके पास में कैसा सल्फर था? क्या वो सल्फर 32 था, क्या वो सल्फर 35 थी, क्या वो फॉस्फोरस 32 था, या फॉस्फोरस 35 थी? देखिए एक चीज तो वैसे ही क्वेश्चन से क्लियर है, क्योंकि आपके पास में यहां पर क्वेश्चन में ही क्या लिख कर दिया गया है? दैट इज सल्फर। तो इसका मतलब ना तो ऑप्शन नंबर सी होगी, ना तो ऑप्शन नंबर डी होगी, क्योंकि ये तो फॉस्फोरस मेंशन कर रहा है। हमें तो क्या सिर्फ ढूंढना है कौन सा रेडियो एक्टिव सल्फर एक्चुअली में हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट के दौरान में यूटिलाइज किया, बताइए कौन सा था? Sir, option B, ऑप्शन 35 नंबर बी, days. बिल्कुल सही, दैट इज सल्फर 35, दैट इज रेडियो एक्टिव 35। अब देखो क्या होता है, देखिए एक चीज क्या है, हमें ना, हमें जब क्वेश्चन पढ़ना हो तो क्वेश्चन के हमारे को बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन साथ में एक्वायरेंस होनी चाहिए। पर ये बताइए कि आपके पास हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था? हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्चुअल क्या एक्सपेरिमेंट था? बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट था। अब देखो बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट क्या करना था,
हमें मालूम है बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, वायरस के द्वारा जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया जाता है, हमें ये मालूम है। अब देखो क्या हुआ, बैक्टीरिया का आपके पास अपना एक जीनोम है। अब उसकी बॉडी के इनसाइड में, मीन बाय उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बॉडी के इनसाइड में वायरल जीनोम भी मिलता है। लेकिन क्या जीनोम की वजह से आपके पास एक्चुअली में फर्दर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, या क्या आपके पास जो सेलुलर सरफेस के ऊपर लगी हुई प्रोटीन्स होती हैं, क्या वो एक्चुअली आपके पास बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर की थी? इन दोनों चीजों को नलीफाई करना था। तो उसने क्या किया था, जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो आपके पास वायरस की कैप्सिड को रेडियो एक्टिवली उसने मैनेज करने के लिए लगाया था। मीन भाई ये समझ लो कि वायरस की जो कैप्सिड है उसके ऊपर उसने सल्फर 35 लगाया था। और जो आपके पास उस वायरस का डीएनए था या आरएनए जो भी हो सकता है, उसके साथ में आपके पास उसने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया था, दैट इज फास्फोरस 32। याद करिएगा फिर से, जो प्रोटीन की कवरिंग है वहां पर रेडियो एक्टिव उसने सल्फर यूज किया, दैट इज S35 का। ठीक है, और जब उसने डीएनए या आरएनए को वायरस के कोट किया था तो रेडियो एक्टिव उसने फास्फोरस का यूज किया था, दैट इज फास्फोरस 32 का। ये चीज पक्का याद रखिए। चलिए, बाद में उसको ये पता लगा था कि जो आपके पास कैप्सिड में सल्फर 35 था वो आपके पास बैक्टीरिया के सेल में उसको वापस नहीं मिला था। उसको क्या मिला था, जो आपके पास फास्फोरस 32 था वही आपके पास बैक्टीरिया के सेल के इनसाइड में उसको नजर आ रहा था। इसलिए बाद में ये पता लगा कि हमेशा वायरस के जो जीनोम्स होते हैं वही कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के इनसाइड में जाते हैं, और जो कवरिंग्स के अंदर पाए जाने वाले आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कभी भी उस बैक्टीरिया के सेल में नहीं जाते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन अगेन? एक बार इस एक्सपेरिमेंट को पक्का देखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडिंग सीक्वेंस आर नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से बायोमोलिक्यूल से भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बताइए कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? क्या एक्सॉन कहा जाएगा, क्या इंट्रॉन कहा जाएगा, क्या एक्सोट्रॉन्स कहा जाएगा, या एक्सट्रीम्स कहा जाएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए को एक बार याद करिए। हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए हमें मालूम है जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो शुरुआत में जो एमआरएनए हमें शुरुआत में जो आपके पास आरएनए बनता है उसको हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए में कुछ आपके पास ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जहां पर आपके पास में जो एक तरह से ये कह लीजिए कि वो कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होती हैं, जहां पर हमें कोडोन्स नहीं मिलते हैं। मीन बाय वो एक ऐसी जगहें होंगी जहां पर आपके पास एक्चुअली में जो फर्दर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में मदद नहीं करती हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए है तो यहां पर मान लेते हैं ये वो स्थान है जहां पर ये मान लो कि आपके पास कोडोन अवेलेबल नहीं है, तो इस जगह को कहा जाता है इंट्रॉन्स। इसको क्या कहते हैं? इंट्रॉन। द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दैट इज फाउंड इन दी heteronuclear RNA that are being termed as the introns। और इसके अलावा जहां जहां पर कोडोनिक सीक्वेंसेस हमें मिलती हैं उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? दैट इज द एक्सॉन। अगर आपको ध्यान हो तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस ने बैक्टीरिया के डिफेंसिव मैकेनिज्म में मदद की थी। तो उन्होंने किया क्या था, मान लीजिए कभी वायरस जो है वो वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के इनसाइड आ जाता है, तो बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए ऐसा क्या काम करता है? तो उसकी बॉडी के अंदर आपके पास एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम होते हैं जो हिट्रोन्यूक्लियर आरएनए की इंट्रॉन्स को लगातार रिमूव कर देते हैं। एक्सॉन एक्सॉन को बाइंड करने का काम आपके पास लाइगेजेस एंजाइम होते हैं वो करते हैं। तब जाकर आपके पास एक एक्चुअल वो प्रोटीन बनती है या एक्चुअल वो एमआरएनए बनता है जो आपको प्रोटीन बनाने की पूरी तरह से कैपेबिलिटी रखता है। तो याद करके चलिएगा, इंट्रॉन्स बेसिकली आपके पास वो सीक्वेंसेस हैं जिनको हम नॉन कोडोनिक सीक्वेंसेस बोलते हैं, और एक्सॉन वो हैं जिनको हम कोडोनिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। एम आई क्लियर अगेन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes. हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक और। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस ऑन। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा बहुत ध्यान से। मैंने हमेशा कहा है नीट का पेपर बहुत आसान होता है, बस आपको 3 घंटे 20 मिनट पूरा अपना दिमाग लगाकर काम करना है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़े, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस ऑन। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है 5' to 3' डायरेक्शन, 3' to 5' डायरेक्शन, बोथ या नन ऑफ दीज। बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ें। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस, दैट इज ऑन। यहां पर ऑप्शन है, यहां पर एक वर्ड लिखा है ऑन। बताइए। सर 3' to 5'।
3'to 5। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास कौन से वाले डीएनए के ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन होती हुई नजर आएगी। तो हमें मालूम है कि डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो 5'to 3' टर्मिनल होती है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 5'to 3' टर्मिनल जो डीएनए की फॉर्मेशन होती है वो कौन से वाले स्ट्रैंड पर होगी। उसको तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा कौन सी साइड की ओर को होता है, 3'to 5' टर्मिनल की हर साइड को। तो ये चीज ध्यान करके चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन देखा जा सकता है। अब मान लो यहाँ क्वेश्चन ये होता, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है, तो आंसर होता है दैट इज 5' टर्मिनल to 3' टर्मिनल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि 50% आपके पास जो टेम्पलेट जो आपके पास डीएनए नया फॉर्म होता है उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास पेरेंट स्ट्रैंड की होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की होती है। तो हमें ये पता लगता है कि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो ये बताइए कि आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। इट वाज प्रूवन बाय डूइंग स्टडीज ऑन, किस चीज के ऊपर स्टडी कर कर हमें ये पता लगा कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। क्या ड्रोसोफिला, सेकंड ऑप्शन इकोलाई, प्लांट्स या हायर ऑर्गेनिज्म। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सर ऑप्शन बी इक्वल ऑप्शन नंबर बी इक्वल बिल्कुल ठीक है। इशरिचिया कोलाई के ऊपर आपके पास मिसेल्सन और स्टॉल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उन्होंने हमें बताया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव आपके पास इन नेचर होता है। याद करके चलिएगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे आपके पास इशरिचिया कोलाई के ऊपर। ठीक है, चलिएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं एक और चीज कि इशरिचिया कोलाई की जो रेप्लिकेशन होती है वो कितने मिनट के बाद में होती है, कोई बता सकता है। इशरिचिया कोलाई कितने मिनट के बाद में एक्चुअली रेप्लिकेट करता है। 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स के बाद में हमें जो इशरिचिया कोलाई है उसकी रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस हो जाती है या कॉमन भाषा के अंदर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या बनता है। क्या ग्लूकोज की 2 यूनिट बनती हैं, सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज गैलेक्टोज बनता है, थर्ड ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, लास्ट ऑप्शन फ्रक्टोज लैक्टोज बनता है। बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो गया, क्या बनेगा। अभी हमने थोड़ी सर देर, ऑप्शन हाँ, ऑप्शन बी ग्लूकोज ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। बिल्कुल सही। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की हमें फॉर्मेशन होती हुई नजर आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो भी मैंने ये चीज आपको अभी बताई थी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक और। बताइए, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक तरह से मैंने एक क्वेश्चन डाला है, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, वर्ड है कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए अगर होगा तो आपको उसका स्ट्रक्चर किस तरह का नजर आता है। क्या वो क्लोवर लीफ होगा, क्या वो एल शेप्ड होगा, या इन्वर्टेड एल शेप्ड होगा, या आपके पास एम शेप्ड होगा। बताइए, बड़ा ही है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। बताइए, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए अगर आपको दिखे, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है इकट्ठा कर दिया गया है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। सर इन्वर्टेड एल शेप। बिल्कुल स्पेलिंग सही, रॉन्ग। इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। याद करके चलिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा होता है, तो आंसर वहां पर हमें क्लोवर लीफ देना पड़ता है। या मान लीजिए कभी ऐसा पूछ ले 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो हमें कैसी नजर आती है, तो भी हमें आंसर क्लोवर लीफ ही करना होता है। लेकिन जब तक वर्ड आपके पास एक्चुअली में ये मेंशन ना हो कि हमें बताइए एग्जैक्ट आपके पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है, तभी जाकर हम आंसर करते हैं इन्वर्टेड एल शेप होगा। या दूसरी वर्डिंग आपके पास मेंशन की होनी चाहिए, दैट इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल आपके पास टीआरएनए का कैसा नजर आता है। क्लियर है, एम आई क्लियर। यस सर। हाँ, इस तरह से ही आंसर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। बड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। दिस सिचुएशन इज बीइंग टर्म्ड एज, इसको क्या कहते हैं? डीजनरेटिव है, सेकंड अनएम्बिगुअस है, थर्ड आपके पास डॉपलर है, फोर्थ आपके पास यूनिवर्सल। ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये जेनेटिक कोड की स्पेशलिटीज हैं। बताओ। Unambiguous. अनएम्बिगुअस, ओके। चलिए, तो डीजनरेटिव का मीनिंग क्या होता है? सर मोर देन वन कोडन से जो कोड किया जाता है। नेहा जी, आंसर बताइए। एक सर मोर देन वन वन कोडन से मतलब एक कोडन से ज्यादा। नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ आंसर क्या होना चाहिए। 1 कोडोन कोड्स ओनली 1 अमाइनो एसिड, इस सिचुएशन से क्या समझते अनएम्बिगुअस। हैं? सर अनएम्बिगियस होगा। अनएम्बिगुअस। तो डीजनरेटिव का मीनिंग? सर सिर्फ मोर देन वन कोडन, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोडन कोड करते हैं थोड़े। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा भी कोडोन होंगे उसके बावजूद भी वो एक ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही कोड करेंगे। मीनवाइल कोई भी कोडोन होगा तो वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड करता हुआ हमें नजर नहीं आता है। ये ध्यान रखिए चलिएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक कोड की स्पेशलिटीज आपको आनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरेन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज। देखिए फिर से क्वेश्चन स्पेसिफिक है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरेन के बारे में बोला है और वो भी रिप्रेसर के द्वारा जब की जाती है तो उसको हम क्या रेफर करते हैं? क्या पॉजिटिव रेगुलेशन है, क्या नेगेटिव रेगुलेशन है, या स्ट्रक्चरल जीन है, या बोथ ऑफ दीज है? बताइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। बताओ बताओ जल्दी से आंसर। अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया था कि जो ऑपरेटर जीन होता है उसके साथ में रिप्रेसर प्रोटीन लग जाती है। अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर जीन के साथ लगी रहेगी तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल एंजाइम की एक्टिविटी कैसे लेकर आएगा? जैसे मान लो ये एक लाइन है, यहां कहीं पर मान लो ये ऑपरेटर जीन है, इस ऑपरेटर जीन के साथ मान लीजिए ये रिप्रेसर नाम का प्रोटीन जो है वो आकर जुड़ गया। अब रिप्रेसर अगर आपके पास इस ऑपरेटर जीन से हटेगा नहीं तो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज यहीं आकर स्टॉप हो जाएगा। अब उसको तो इसके आगे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल जीन पड़े हुए, कौन से? जेड, वाई एंड ए नाम का जीन पड़ा हुआ है। अब जेड ने आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी करा कर देनी है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो सबसे पहले बनेगा ही तब ना जब ये आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली इस जीन तक रीच कर जाए। तो यहां से इस रिप्रेसर को हटाना जरूरी है। जब तक रिप्रेसर लगा हुआ है तब तक आपके पास ये एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये रिप्रेसर हटेगा क्यों? ये तब हटेगा जब एलोलैक्टोज की आपको फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगी, और वो तभी हो पाएगा जब सेल के इनसाइड में आपके पास में लैक्टोज नाम का मॉलिक्यूल एंटर करेगा। तो लैक्टोज जो है वो एक तरह से इंड्यूसर है यहाँ पर। तो ये इंड्यूसिबल मॉडल है, लेकिन ये एक तरह का नेगेटिव रेगुलेशन हुआ। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों हुआ? क्योंकि जब तक रिप्रेसर प्रोटीन आपके पास ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ी हुई रहेगी तब तक आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी आपको होते हुए नजर नहीं आएगी। इसलिए यहां पर आंसर हमेशा रहेगा दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन है। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिव इंड्यूसिबल मॉडल है, लेकिन ये आपके पास रेगुलेशन कैसी है? रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी। और मैंने हमेशा देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन जो toppers.com की साइट है उसके ऊपर बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, तो आप बिल्कुल भी उस साइट को फॉलो ना करें। आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको पक्का फॉलो ना करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टेलिंग विच रेजिड्यू आर एडिड एट 3 एंड प्राइम, ठीक है, 3 एंड की ओर को
जहां पर आपके यहाँ टेल होती है वहां पर किस चीज का एडिशन होता हुआ नजर आएगा? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, आरएनए वर्ल्ड, एडिनाइलेट या स्प्लिटजीन्स, किस चीज की एडिशन होती है? अगर एमआरएनए अगर आपने पढ़ा हो तो कैपिंग और टेलिंग पढ़ाई जाती है। तो कैपिंग की एंड की ओर को आपके पास क्या होता है? दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेल एंड की ओर को क्या होता है? एडिनाइलेट। ठीक है, तो याद करना इसका आंसर रहेगा दैट इज एडिनाइलेट। एम आई क्लियर? याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के बाद में जब आपके पास एक्सॉन एक्सॉन बन जाते हैं तो आपके पास एक्सॉन एक्सॉन आपके पास फ्यूज करते हैं डीएनए लाइगेजेस की मदद से। अब लाइगेजेस की मदद से वो जुड़ तो गए, लेकिन आपके पास फर्दर उसमें कैपिंग और टेलिंग होना जरूरी होती है ताकि एमआरएनए की फॉर्मेशन हो। तो कैपिंग आपके पास होती है दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से, और टेलिंग के लिए आपको पास एडिनाइलेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, इवन दो कि एनसीईआरटी में मार्क्ड है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ऑन, सीक्वेंसिंग जो क्रोमोसोम की है वो कब जाकर कंप्लीट हुई? तो पहला ऑप्शन है आपके पास जून 2006 में, सेकंड मई 2006 में, जनवरी 2005 में, एंड लास्ट है मई 2010 में। बताइए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो पढ़ा होगा, दैट इज एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें मालूम है कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन के, उनकी आपके पास सीक्वेंसिंग करना जरूरी थी। ठीक है, तो सीक्वेंसिस करना करना तो शुरू हो गए। ऑलमोस्ट 1990 के अराउंड में आपके पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था। तो उसमें हमें ये पता था कि आपके पास 3 × 10⁹ आपके पास एक्चुअली में सीक्वेंस बेस पेयर में हमें नजर आ सकते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने में फर्दर आपके पास बहुत सारे साल लग गए। और जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसकी सीक्वेंसिंग करने में हमें सबसे ज्यादा समय लगा था, और मई 2006 में आकर एक्चुअली में क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग हम कंप्लीट कर पाए थे। ये याद रखिएगा, इसलिए आंसर रहेगा दैट इज मई 2006। एम आई क्लियर? किसका यस आंसर हमने सर। ये क्यों दिया है? ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे कर कर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास रहेगा दैट इज मई 2006। इट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कैपिंग, चलिए एक मिनट, इन कैपिंग अ न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा है कैपिंग जो है जहां पर आप बेसिकली कर रहे हैं वहां पर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है 5 एंड की ओर को आपके पास में ऐड किया जाता है। तो बताइए वो कहां ऐड किया जाता है, किस पर ऐड किया जाता है? क्या वो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है, क्या वो सैटेलाइट आरएनए है, क्या वो टीआरएनए है, क्या वो आपके पास 5s आरएनए है? बताइए आंसर, अभी मैंने बताया है। कैपिंग करते हुए जब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं तो कहां पर, किसके किस लिए कहां पर ऐड कर रहे हैं एक्चुअली में? सर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। NHNRN। अभी तो मैंने बताया ना कि आपके पास इंट्रॉन इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सॉन एक्सॉन आपके पास जुड़ेंगे, कैपिंग टेलिंग होना जरूरी है। तो किसकी हो रही है वो? तो एक्चुअली किसकी हो रही होती है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए की, ताकि एमआरएनए की फॉर्मेशन हो सके। चलिएगा एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट? इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है या मॉलिक्यूल है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है? पहली ऑप्शन डीएनए, सेकंड आरएनए, थर्ड दी बैक्टीरियोफाज, फर्स्ट लास्ट दी टर्मिनेटर। ये भी आपके पास अगेन बायोमोलिक्यूल का ही क्वेश्चन है। राइबोसोम को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो वहां से क्वेश्चन है ये। बताइए आंसर। सर ऑप्शन बी ऑप्शन RNA। नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आरएनए। और वो भी आरएनए कौन सा? 23s राइबोसोमल आरएनए होते हैं, दैट इज 23s राइबोसोमल आरएनए होते हैं जो एक्चुअली में एज एन कैटलिस्ट बिहेव करते हैं।
तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इवन कि राइबोजाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। राइबोजाइम भी आपके एक तरह के आरएनएज होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, वो क्वेश्चन डिफर होगा। यहां पर पूछा ये है कि कौन सा आपके पास एक्चुअली मॉलिक्यूल है जो कैटालिस्ट बिहेव कर रहा है, तो वो 23S आरएनए होता है। अब क्वेश्चन आपके पास एक और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल है जो आपके पास बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, तो वहां पर राइबोजाइम अगर ऑप्शन में हो तो वो आंसर रहेगा उसका, ठीक है। तो ये चीज आपके पास ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आज के हमने कर लिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां पर? कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं हमें लगा था पता, इसको वापस दोहरा देना चाहिए? चले, हो गया आज के लिए इतना ही। ओके, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल वापस से इसी समय पर मिल, देखिए कल इस समय नहीं मिलेंगे, आपको पहले ही बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली इसी तरह से क्लासेस आपकी लेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा समय ज्यादा डिवोट हो पाए आपके साथ में और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर पाए। लेकिन आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब बखैर। थैंक यू सर। गुड नाइट।